Hello guys, how are you all? I hope all of you are fit and fine and doing your studies well. This is Kittu Sharma and today we are going to continue our 7th chapter of physics, that is system of particles and rigid body. Okay, I hope all of you have watched the first part of this chapter because that is the main video, that is the basis of this chapter. So let's continue this chapter. हमने कल सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था और आज हम करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स की डेरिवेशन। तो चलो रिवाइज करते हैं दोबारा से कि सेंटर ऑफ मास क्या था। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी वर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पूरी बॉडी का मास एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो। ओके, तो चलिए डेरिवेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अब हम टू पार्टिकल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ साथ करूंगी, तो आप भी मेरे साथ साथ ही अपनी नोटबुक में इसका करें ताकि आपको डेरिवेशन जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले ले लेंगे एक XYZ प्लेन। दिस इज ओरिजिन, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। ओके, हम कंसिडर करेंगे टू पार्टिकल्स, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B। हम जो भी मतलब ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, वो हम साथ के साथ यहाँ लिखते जाएंगे। ओके, चलिए लिखते हैं। लेट अस कंसिडर टू पार्टिकल्स। हमारे पार्टिकल्स का नेम क्या है? A एंड B। अब इसके मासेस को कंसिडर करते हैं ऑफ मासेस M1 एंड M2। ओके, अब ये जो A और B पार्टिकल हैं, हम यहाँ पर इनके पोजीशन वेक्टर को लेट कर लेते हैं R1 एंड R2। तो फिर से यहाँ लिखेंगे लेट R1 एंड R2 बी देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स। ओके, और हम इन दोनों को ज्वाइन करके इसके मिड से एक और वेक्टर बना देंगे, दैट इज R सेंटीमीटर। ओके, अब आप देख रहे हैं एक फोर्स तो यहाँ से अप्लाई हो रहा है, जो कि बॉडी से अप्लाई हो रहा है, वो उसको लेट करते हैं F1। एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, उसको बोलेंगे F2। ओके, एक फोर्स तो मतलब इनके ऊपर एक्ट हो रहा है और एक फोर्स ऐसा है जो A तो B के ऊपर लगा रहा है और B A के ऊपर लगा रहा है। तो जो A B के ऊपर लगा रहा है उसको तो हम बोलेंगे F12 और जो B A के ऊपर लगा रही है उसको हम बोलेंगे F21। ओके, तो हम लिख लेते हैं, ये आप खुद ही लिख लेना कि लेट F1 and F2 be their external force and F12 and F21 be their internal force। ये तो इंटरनल फोर्स है और वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू, वो आप खुद लिख लेना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं वो इक्वल और अपोजिट होता है। जैसे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ओके, तो ये क्या हो जाएगा जब हम इसको इधर लेके आएंगे, तो F12 प्लस में F21 इज इक्वल टू में 0। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं क्योंकि आगे हमारे डेरिवेशन में काम आएगी। अब हमें वेक्टर भी पता है, अब हम अपनी वेलोसिटीज भी निकाल सकते हैं। हम लेट करते हैं इसकी वेलोसिटी v1 जो कि है dr1 बाय में dt और v2 जो कि है dr2 बाय में dt। ओके, ये इसकी वेलोसिटीज होगी। अब हम टोटल फोर्स निकाल लेंगे जो कि इस पूरे सिस्टम पर एक्ट कर रहा है। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम क्या होगा? टोटल इंटरनल फोर्स प्लस में एक्सटर्नल फोर्स, या फिर हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल ए प्लस में फोर्स
एक्ट ऑन पार्टिकल बी। ओके, तो इसको हम पूरे को लेट कर देते हैं एफ। पार्टिकल ए पे कौन कौन से फोर्स है? F1 प्लस F12। पार्टिकल बी पे F2 प्लस F21। तो अब हम F12 और F21 को एक जगह कर लेते हैं और F1 और F2 को एक जगह कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट F1 प्लस F2 और F12 प्लस F21। ओके, अब हमने इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं, क्योंकि F12 प्लस F21 को तो अभी हमने 0 निकाला था, तो हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो F है वो हमारा F1 प्लस F2 है, और जो F1 प्लस F2 है वो होल मास है सिस्टम का। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो चलिए अब आगे करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपने न्यूटन के लॉज तो पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे और 5th चैप्टर में भी पढ़े होंगे न्यूटन्स के लॉ। तो यहाँ पे वही यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे थर्ड लॉ यूज़ होता है। अब हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है वो इक्वल होता है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम के। अब यहाँ पे जो फोर्स है, टोटल फोर्स, वो इक्वल है डी m1v1 बाय में डी टी। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको F1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल का मान लेते हैं और सेकंड पार्टिकल का है F2 इज इक्वल टू में डी m2v2 बाय में d2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। नाउ वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। इक्वेशन 3rd और 4th क्या थी? अब हम इन्हें ऐड करेंगे। डी बाई डी टी m1 प्लस v1 m1v1 डी बाई डी टी m2v2 जो कि इक्वल है F1 प्लस F2 के। हमने यहाँ पर पहले ही F12 और F21 नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम उन्हें लेते तो वैसे भी वो फिर दोबारा से 0 हो जाती है, क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव किया था F12 और F21 किसके इक्वल थे? 0 के। तो हम लेते वो वैसे 0 हो जाते, इसलिए मैंने नहीं लिया, बाकी आप ले लेना इसे। तो ये इक्वेशन आ गई है। अब जो हमारी V1 और V2 है वो किसके इक्वल है? dr1 बाई डी टी और dr2 बाई डी टी। अब हम V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, d बाई डी टी m1 इसकी वैल्यू है dr1 बाय में डी टी प्लस d बाई डी टी m2 dr2 बाय में dt। और हमने ये भी प्रूव किया था कि जो F1 प्लस F2 है वो किसके इक्वल है? टोटल फोर्स के, है ना। ओके, तो अब हम इस d बाई डी टी को यहाँ बार कॉमन ले लेंगे। d बाई डी टी कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पर m1 dr1 बाय में dt प्लस में m2 dr2 बाय में dt इज इक्वल टू में f। ओके, अब इस d बाई डी टी, ये वाला d बाई डी टी, ये दोनों भी कॉमन है तो हम इनको भी कॉमन ले लेते हैं। d बाई डी टी, अंदर एक और d बाई डी टी, और इसके अंदर आ गया m1 r1 बाय में dt प्लस में m2 r2 dt तो हमने बाहर ले ही लिया, बस यही इज इक्वल टू में f। ओके, अब ये वाला d बाई डी टी, ये वाला d बाई डी टी क्या हो गया? d स्क्वेयर बाय में dt स्क्वेयर इज इक्वल टू m1 इंटू m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू f। अब हम इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और m1 प्लस m2 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS
टू m1 एंड m2, क्योंकि हम काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब हम करते हैं डी स्क्वेयर बाय में डी टी स्क्वेयर इंटू m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2, ये हो गया डिवीज़न में, और इधर हो गया हमारा ये मल्टीप्लिकेशन में, और ये आ गया हमारे फोर्स के इक्वल। ओके, अब हम इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से। ये आ गया डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल इंटू m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एफ। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो m1 प्लस m2 है, ये मतलब ये 8 सेंटीमीटर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा फोर्स होता है वो होता है इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पर हमारा मास तो आ गया ये, और हम एक्सीलरेशन इसको बोल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 प्लस m1r1 प्लस m2r2 बाय में m1 प्लस m2। ओके, ये आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा एक तरह से 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर भी लिखना है हमें, तो ये एक तरह से 8 सेंटीमीटर है। तो इससे ये निकल के आया कि जो हमारा 8 सेंटीमीटर है ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास, ये इक्वल है m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास निकल के। ओके, अब हम इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब हम इसको यहाँ भी ला सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2। तो ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल्स का डेरिवेशन। होप सो आपको समझ आ गया हो। एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं कि हमने किया क्या इसमें। हमने पहले एक 2 पार्टिकल सिस्टम लिया, 2 पार्टिकल्स लिए ए और बी, उसके मासेस सिलेक्ट कर लिए m1 m2, 2 पोजीशन वेक्टर ले लिए r1 r2, उनकी वेलोसिटीज निकाली dr1 बाई dt dr2 बाई dt। अब उनके ऊपर इंटरनल फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। अब उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21 हो जाएगा। जो F12 प्लस F21 क्या हो जाएगा हमारा, जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे वो हो जाएगा हमारा 0। ओके, जब वो 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे टोटल फोर्स जो सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल ए प्लस टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल बी। ओके, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा जो टोटल फोर्स है वो F1 प्लस F2 के इक्वल में है। अब हम आगे करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या निकल के आता है कि जो हमारा फोर्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू m1v1 और डी बाई डी टी इंटू m2v2। ये 2 पार्टिकल्स का आ गया। अब ये 2 इक्वेशन है, फर्स्ट पार्टिकल पे क्या होगा, डी बाई डी टी m1v1 इज इक्वल टू F1 प्लस F12, और नेक्स्ट में डी बाई डी टी m2v2 F2 प्लस F21। जब हम उन दोनों के इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जो F12 और F21 है वो तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, F1 प्लस F2 हमने निकाला था वो हो जाएगा F के इक्वल, और हम इन दोनों को प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर जो V की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पर डी बाई डी टी को कॉमन निकालेंगे जो कि स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, फिर हम इस इक्वेशन को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 प्लस m2 से ही डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास है जो कि पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, जो फोर्स के जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो फोर्स के इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया हमारा मास। तो ये सारी क्या होगी, एक्सेलरेशन, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो कि है सेंटर ऑफ मास। तो इससे ये निकल के आता है कि जो 8 सेंटीमीटर है जो कि सेंटर ऑफ मास है, इसकी वैल्यू आएगी m1r1 प्लस m2r2 बाय में m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। होप सो ये आपको समझ आया हो। ये बहुत ईजी है 2 पार्टिकल सिस्टम का डेरिवेशन। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए अगली डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम कुछ केसेस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम जो हमने निकाला था उसके। फर्स्ट केस है हमारा, अगर m1 m2 के इक्वल होगा, अगर m1 m2 के इक्वल होगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। सपोज m1 इज इक्वल टू m2, मतलब मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल, इसको हम लेट कर लेते हैं m के इक्वल, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल का। तो क्या होगा, इन दोनों को हम m ले लेंगे। अब यहाँ से m कॉमन आ जाएगा, नीचे भी m प्लस m 2m हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो पोजीशन वेक्टर फर्स्ट प्लस पोजीशन वेक्टर सेकेंड डिवाइड बाय 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि r1 प्लस r2 बाय में 2। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस है हमारा, अगर जो टू पार्टिकल सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे हो, ओ पर हो, तो जो हमारा 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल हो जाएगा तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे इस फॉर्मूले को, तो m1 प्लस r1 ये तो 0 हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m1 r1 इक्वल टू माइनस m2 r2 हो जाएगा। यहाँ से हम r1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे ही हम यहाँ से r2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, है ना। और यहाँ से एक और केस निकल के आता है, अगर जो मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल बड़ा है मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल से, तो r1 जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 से बड़ा होगा। ये केसेस इस फॉर्मूले से निकल के आता है, ओके। अब हमारा थर्ड केस है, सपोज करो कि जो पार्टिकल A है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पार्टिकल B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। 8 सेंटीमीटर जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर। देन अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। 8 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा x सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर के, r1 इक्वल हो जाएगा x1 प्लस y x i कैप प्लस वाई जे कैप के, और r2 इक्वल हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 जे कैप के, ओके। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये आएगा m x1 i कैप y1 j कैप प्लस m2 इंटू x2 i कैप प्लस y2 j कैप डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब जब हम इस फॉर्मूले से, मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आएंगे, आई कैप और जे कैप को कॉमन निकाल लेंगे, तो आई कैप और जे कैप के जब कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारा x सेंटीमीटर है वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय में m1 प्लस m2 के, और y सेंटीमीटर आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाय में m1 प्लस m2 के इक्वल में आएगा, ओके। तो ये थे हमारे 3 केसेस सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम के। आई होप सो आपको ये समझ आ गए हो। आप एक बार इन्हें दोबारा से रिवाइज कर लेना, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट डेरिवेशन हम कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, मतलब अभी तो हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए किया था, अब हम कर रहे हैं एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, ओके। तो पिछले वाली डेरिवेशन की तरह हम साथ के साथ इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, ओके। तो पहले लिखते हैं हमें क्या चाहिए, पहले हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर एन पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, ऑफ मासेस जिनके मासेस हैं m1 m2 एंड सो ऑन टू mn, एंड ऑफ पोजीशन वेक्टर्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 सो ऑन rn, ठीक है। अब हम इनकी वेलोसिटीज भी लेट कर लेंगे, लेट देयर वेलोसिटीज बी v1 v2 सो ऑन टू vn। पिछली बार की तरह अब मैं लिखूंगी नहीं, v1 किसके इक्वल होगा dr1 बाई dt के, v2 किसके इक्वल होगा dr2 बाई dt के, और vn किसके इक्वल होगा drn बाई में dt के, ओके। अब हर एक पार्टिकल फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, तो हम लेट करते हैं, लेट देयर इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स को हम लेट करते हैं F1 F2 सो ऑन टू Fn। अब उसका एक्सटर्नल फोर्स भी होगा,
तो हम अब एक्सटर्नल फोर्स को लेट करते हैं F1, F2 so on to Fn। ओके, तो चलिए अब आगे करते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के। तो अब हम वही काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल का एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है d/dt m1 v1। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और आप कहीं पर भी फोर्स के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और वेक्टर्स के ऊपर, मतलब ये वेक्टर का साइन मत लगाना भूलना, इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। अब नेक्स्ट है F2 प्लस में 2 बाई d/dt m2 v2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिया। अब सो ऑन टू Fn, अब nth पार्टिकल प्लस में Fn इज इक्वल टू d/dt mn vn। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है, हम इसको यहीं ऐड कर लेते हैं। तो क्या आएगा जब हम इसको ऐड करेंगे, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n fi प्लस में सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n, ये एक्सटर्नल फोर्स का आएगा। ओके, तो इक्वल आएगा d/dt हमने कॉमन ले लिया पहले ही, m1 v1 m2 v2 सो ऑन टू mn vn। ओके, अब हमें पता है जो हमारा इंटरनल फोर्स है वो एक दूसरे को अंदर ही मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो ये हमारा इंटरनल फोर्स है, आगे इसको हम कंसिडर पहले ही नहीं करेंगे, हम ओनली एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारा फोर्स है, वो किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। तो हम आगे भी इसको एफ ही कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं d/dt m1 v1 प्लस m2 v2 सो ऑन टू mn ओके। सो अब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, dr1 बाय में dt प्लस m2 dr2 बाय dt एंड सो ऑन टू mn drn बाय में dt। ओके, अब हमने यहाँ पर v की वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार की तरह जैसे हमने 2 पार्टिकल में किया था, ऐसे ही अब फिर d/dt को हम कॉमन निकाल लेंगे अंदर से भी। अगेन तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन टू mn rn। तो ये वाला d/dt, ये वाला d/dt, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे। तो मैं इसको यही कर देती हूँ। इसके बाद स्टेप हो जाएगा d² बाई dt² मल्टीप्लिकेशन में ये। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब पिछली बार की तरह हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m1 से, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो मैं यही कर रही हूँ इसको भी, m1 प्लस m2 सो ऑन टू mn। इसे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो
हम क्या देख रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास एक ही जगह कंसंट्रेटेड हो। मतलब वही वाली इक्वेशन आ गई दोबारा से, हमें पता है फोर्स इक्वल होता है हमारे मास इनटू एक्सेलरेशन के, और जब हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो ये हमारा मास है और ये हमारी एक तरह से क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम दोबारा से इसको लिखते हैं m1 प्लस m2 प्लस mn, ओके। और एक्सेलरेशन वो इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर, और जो ये सारा है इसको हम लेट कर देंगे 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओके। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से हमारी 8 सेंटीमीटर फॉर द मतलब सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम की डेरिवेशन निकल के आ गई है। यहाँ से 8 सेंटीमीटर यानी कि डेरिवेशन की वैल्यू निकल के आई है हमारी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। तो ये थी हमारी डेराइवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम। तो चलिए दोबारा से इसको रिपीट करते हैं कि हमने इसमें किया क्या। हमने पहले एक एन पार्टिकल सिस्टम कंसिडर किया, एन पार्टिकल मतलब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, ओके। इसमें हमने क्या किया, पार्टिकल्स के मास को कंसिडर किया m1 m2 और mn, उसके पोजीशन वेक्टर को कंसिडर किया r1 r2 rn, उनकी वेलोसिटीज को कंसिडर किया v1 v2 vn। हमें पता है वेलोसिटीज क्या है, dr1 बाई dt, dr2 बाई dt और drn बाई dt, ओके। तो इनके इंटरनल फोर्स से कैपिटल F से हमने रिप्रेजेंट किया था f1 f2 fn। एक्सटर्नल फोर्स को हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया था f1 f2 fn। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के वजह से जो हमारा फोर्स है वो इक्वल होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के उससे। तो फोर्स ऑन वन पार्टिकल इक्वल टू d बाई dt m1 v1 सेकेंड पार्टिकल एंड दिस ऑफ थर्ड पार्टिकल। अब हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया। जब इन तीनों को ऐड किया तो सिग्मा में आ गए, और जो हमें पता है जो इंटरनल फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो हम अब आगे इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो ये क्या है हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स बच गया, टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम, तो इसको हमने कंसिडर कर दिया एफ के उससे। अब ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो v है वेलोसिटी, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, मतलब डी आर बाई डी टी उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है। अब जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो अगेन हमने पिछली वाली डेरिवेशन की वजह से उसकी तरह से d बाई डी टी को बाहर निकाल लिया। अगेन क्या हुआ, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर हो गया, ये अंदर कॉमन आ गया। फिर अगेन हमने क्या किया, m1 प्लस m2 प्लस mn से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। हम कर सकते हैं क्योंकि तो कैंसल आउट हो जाएंगे। और जब हमने ये किया तो हमें पता चला कि जो f है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो मास तो ये आ गया, तो मतलब ये सारी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है, डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर इंटू r सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर मीन्स सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से हमारी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकल के आई m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 सो ऑन टू प्लस mn। ये निकल के है हमारी सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम की डेरिवेशन, ओके। होप सो आपको ये डेरिवेशन समझ आ गई हो। डेरिवेशंस बहुत इजी होती है, बट ये सिर्फ एक बात समझने की और एक बार प्रैक्टिस की नीड मांगती है। आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये डेरिवेशन सच्ची में बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, ओके। तो नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारी सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडी, ओके। दैट इज सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडी। चलिए करते हैं। तो क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है रिजिड बॉडी के लिए वो डिपेंड्स करता है शेप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है रिजिड बॉडी का वो डिपेंड करता है शेप और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मास की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर। तो हम दो केसेस करें। पहले तो हम जो रिजिड बॉडी का मास उसको कैपिटल M से लेट कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। तो हम दो केसेस करेंगे। अगर रिजिड बॉडी डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी हुई है तो जो हमारा मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो आएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi/i बाय में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n बाय में mi। ये कैसे है, ये तो हमारा सम है मास का और जो हमारे पोजीशन वेक्टर उसका सबका सम है। और जो डिवाइड में है वो है
मास का। मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने सेम डेरिवेशन 2 पार्टिकल्स में भी किया, सेम डेरिवेशन n पार्टिकल्स में भी की है, और सेम पार्टिकल्स ऐसे रिजिड बॉडी में होगी, और जब वो होगी तो उसके जो ऊपर वालों का सम है वो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जो नीचे जो मास का आता है m1 प्लस m2 उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, अब हम इसको लेट कर लेते हैं m से, कैपिटल M से हमने लेट करी क्योंकि इस बॉडी का तो मास है ना, हमने भी कंसिडर किया था। तो 1/m सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi आ रहा है, ये हमारी आ गई सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी व्हेन रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ अ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ओके, तो ये था डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए केस। बट जब हमारा रिजिड बॉडी एलिमेंट से बना हुआ हो तब क्या होगा? जब हमारा रिजिड बॉडी एलिमेंट से बना हुआ हो तब हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो सिग्मा की जगह इंटीग्रल dmr से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जब हमारा एलिमेंट से बना हुआ हो, जब हमें केस दिया हो कि भाई रिजिड बॉडी एलिमेंट से बनी हुई है, तब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है उसका, तो ये इंटीग्रल dmr से रिप्लेस हो जाएगा। तब इसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रल dmr बाय में इंटीग्रल dm सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi आ रहा है, ये इक्वल होगा, हमने मतलब कंसिडर किया है इंटीग्रल dmr के, और सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi इक्वल होगा इंटीग्रल dm के। ओके, तो ये था फॉर्मूला जब जो हमारी रिजिड बॉडी है एलिमेंट्स के लिए, और ये जब रिजिड बॉडी डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए है। ओके, अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट करते हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इक्वल होता है x सेंटीमीटर i कैप, y सेंटीमीटर j कैप एंड z सेंटीमीटर k कैप के। ओके, और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल x i कैप प्लस y j कैप z k कैप। अब इसी को यूज़ करके अब क्या होगा, जब हम इसको इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, जो r सेंटीमीटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो तो आ जाएगा x सेंटीमीटर i कैप, y सेंटीमीटर j कैप, z सेंटीमीटर k कैप के इक्वल, और इज इक्वल टू में इंटीग्रल dm डिवाइड बाई इंटीग्रल dm, जो r सेंटीमीटर की वैल्यू थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, जब हम इसे यहाँ पुट करेंगे तो इसको करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे i कैप के, j कैप के और k कैप के। जब हम तीनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो x सेंटीमीटर की वैल्यू आएगी इंटीग्रल dm x बाय इंटीग्रल dm, इंटीग्रल dm y बाय में इंटीग्रल dm, इंटीग्रल dm z बाय में dm। ये z मतलब ये कोफिशिएंट्स आ गए हैं, x y z की वैल्यू आ गई है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक आज का सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडी का। आज हमने किया सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल्स की डेरिवेशन, उसके केसेस, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स की डेरिवेशन, और अब हमने किया सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडी के डेरिवेशन, जिसमें हमने 2 केसेस किए, डिस्क्रीट पार्टिकल्स और एलिमेंट्स के। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया हो। आज का टॉपिक मेनली हमारा सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन था। तो अगर आप इन डेरिवेशंस को एक बार समझने के बाद 3-4 बार इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम 101% श्योर कि आपको ये डेरिवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल की बात है ही नहीं, ये सबसे ईजी डेरिवेशन है। ओके, सो प्लीज़ इसको वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, so if you like the video then please like, share and subscribe. Okay, till then, bye. Thank you. Have a